एसक्यू एसक्यूएल नहीं, एसक्यूलाइट। कौन सा? एसक्यूलाइट। एसक्यूएल अलग है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस सपोर्ट मिलता है हमें एंड्रॉइड में? एसक्यूलाइट डेटाबेस। और एसक्यूलाइट डेटाबेस के लिए कौन सा क्लास है हमारे पास? विच क्लास वी हैव टू यूज? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास। कौन सा क्लास यूज करना पड़ता है? कौन सा क्लास? ठीक है, चलो। तो लास्ट टाइम हमने एक नया क्लास बनाया था, राइट? वी हैव क्रिएटेड अ क्लास। अब उस क्लास के अंदर, अब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम ये क्लास क्यों बना रहे हैं, राइट? आई हैव टोल्ड यू व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस क्लास। क्यों बनाया है क्लास? हम्म सॉरी। हाँ, ये क्लास क्यों बनाया था हमने डेटाबेस नाम का? बोलो बोलो। डेटाबेस इंटेंट एक्सेल रिसाइकलर व्यू टैब लेआउट टूल वेब व्यू टूल बार। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, डेटाबेस एग्जाम्पल। ठीक है। तो हमने ये वाला क्लास क्यों बनाया था? हम्म क्यों बनाया था ये क्लास? हाँ, ये हमने सेपरेट एक क्लास फाइल बनाई है, राइट? डेटाबेस नाम से, बराबर है ना? ये क्यों बनाया? ये क्लास फाइल क्यों बनाया? कल जो प्रेजेंट थे वो बताओ। साक्षी और सुस्ती। ये क्लास क्यों बनाया डेटाबेस नाम से? क्यों बनाया है? ठीक है। अब देखो मैं, हाँ, वेरी गुड सुस्ती, बोलो बोलो। बोलो बोलो। हाँ, अब अगर ये अगर कोड, हाँ, सपोज ये डेटाबेस का जितना भी कोड है मैंने इस नाम से क्लास बना लिया, डेटाबेस नाम से। अगर मैं ये डेटाबेस क्लास नहीं बनाता और डेटाबेस का कोड इसके अंदर लिखता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये जो क्लास बनाया है इसको ना बना के क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस का ही कोड लिखोगे ना। कोड करने वाले डेटाबेस नाम दिया तो डेटाबेस के रिलेटेड काम इसके अंदर आएगा। ये जो क्लास है, ये ना बना के अगर मैं यही कोड अगर मैं मेन एक्टिविटी में लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ, बोलो। बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा? और टाइम वेस्ट होगा, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। हम्म और मैं ये आपसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ बोलने के लिए? इससे मेरा फायदा है नहीं, ये आपको भी पता है ना? तो मैं पूछना बंद कर दूं क्या? सृष्टि, साक्षी। नहीं पूछूं क्या होता है कैसे होता है, आगे आगे बढ़ते जाऊं, बस खत्म कर दूं? रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। हम्म ठीक है, अब नहीं पूछूंगा मैं, चलेगा? हाँ। मेरा साउंड आ रहा है ना? ठीक है। ये एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास अब मैं बिल्कुल पूछूंगा नहीं बार बार। ये बोलो वो बोलो, मैं बिल्कुल पूछूंगा नहीं। अब ये आपको समझ में अगर आया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं नहीं बोलूंगा इसके बार बार ये क्यों किया है वो क्यों किया है, उससे मैं आपका रिवीजन ले रहा हूँ बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, है ना? तो मैं आपको पूछूंगा नहीं अब बार बार। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्लास बनाया है और इसको एक्सटेंड किया है एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास से। क्यों किया है? कल बताया है मैंने, ठीक है। पूछूंगा नहीं क्योंकि आपको बताओगे नहीं क्यों क्यों किया है।
अब मैं इसके ऊपर हवर करूंगा, इम्प्लीमेंट मेथड करूंगा, दो मेथड मिलेगी, ओवरराइट कर लेंगे सेम जो कल किया है। ठीक है, ये दो मेथड मिल गई। अब इन दोनों मेथड में क्या काम होता है ये आपको पता है, बराबर है ना। अब फिर भी रेड लाइन जो है वो गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हवर करेंगे, राइट क्लिक ऑन, सॉरी हवर करेंगे तो वो बोलेगा क्रिएट। हाँ, अभी ये अगर मैं आपको पूरा बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा इसको, क्योंकि हमने 1 घंटा इसके ऊपर पूरा ये किया है, डिस्कस किया क्या किया है। ऐसे समझो, रियूज करने के लिए हमने इसको किया है, फॉर रियूजेबिलिटी। समझ में आ रहा है, फॉर रियूजेबिलिटी। अगर ये अगर कोड मैं मेन एक्टिविटी के अंदर लिख दूं, लिख सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो डेटाबेस है उसको हम अलग अलग एक्टिविटी में एक्सेस करते हैं, यानी हमें हमारे जो नीड होती है डेटाबेस की वो अलग अलग एक्टिविटी में होती है, एक ही एक्टिविटी में थोड़ी होती है। आप तो कोई भी एक्टिविटी में डेटा एक्सेस करते हो, डिलीट करते हो, बराबर है ना, अपडेट करते हो। अगर मैं इसी इसके अंदर डेटाबेस का कोड लिख दूं, तो आई कैन ओनली एक्सेस और एग्जीक्यूट द डेटाबेस इन मेन एक्टिविटी। मैं मेन एक्टिविटी के बाहर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब भी मुझे नीड होगी। क्यों? क्योंकि मैंने डेटाबेस का कोड मेन एक्टिविटी के अंदर लिख दिया। अगर मैं दूसरी एक्टिविटी में मुझे चाहिए, डेटाबेस का कुछ नीड है, तो वहां पे मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे करना पड़ेगा डेटाबेस का कोड फिर से वहां पे लिखना पड़ेगा, जिस एक्टिविटी में मुझे यूज करना है। तो हर एक एक्टिविटी में मुझे डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से करता हूँ कि मैंने डेटाबेस का कोड मेन एक्टिविटी में लिख दिया है, फिर दूसरी एक्टिविटी में लिख दिया, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर लिख दिया, तो मैं उस तरह से नहीं करूंगा, बिकॉज बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बनाया है, क्लास बनाया है, क्या नाम से, डेटाबेस। ठीक है, अब जब भी मुझे कोई भी एक्टिविटी में डेटाबेस का नीड रहेगा, तो मैं डायरेक्टली इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, जिस भी एक्टिविटी में मुझे ये नीड है, इस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, उसको एक्सेस कर लूंगा। तो मुझे बस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस भी एक्टिविटी में मुझे यूज करना है। अगर मैं इसको इसके अंदर ही लिख देता हूँ तो फिर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। सो इट इज बेटर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट rather than राइटिंग होल कोड अगेन, राइट। ये हो गया हम एक, क्यों हम करते हैं, फॉर द रीयूजेबिलिटी। राइट क्लिक हवर करते इम्प्लीमेंट मेथड, दो मेथड मिलता है इसको, आ जाता है। तो यहाँ पे दो मेथड मिल गई है, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। कल बताया मैंने इसको क्या होता है, राइट। राइट, इसके ऊपर हवर करते हैं, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, पहला वाला आएगा, इसको भी ले लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके बाद में ये सुपर कीवर्ड, सुपर क्या है, कंस्ट्रक्टर में ये चार चीजें आ रही हैं, इसके बाद में सुपर में यही चार चीजें सुपर में जा रही है। क्या, आई होप कि आपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ के आए होगे, बराबर है ना। ठीक है, तो आपको ये समझ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, बराबर है ना। ये समझ गया ये क्या होता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर समझ गया। अगर कंस्ट्रक्टर चेनिंग आपको समझ में आ गया तो ये आपको समझ गया। ठीक है, मान लो ना ऐसा, समझ गया करके। हम्म, नहीं मान, और बाकी सृष्टि, श्रिया, सॉरी साक्षी, ये जो है समझा नहीं, साक्षी सृष्टि, सृष्टि है क्या, ये समझ में आया क्या, वीडियो देखा क्या मैंने भेजा वाला। थोड़ा यानी इसमें है ही क्या थोड़ा, यानी यही तो थोड़ा है। थोड़े में भी थोड़ा बोलोगे तो और क्या होगा उसके अंदर, थोड़ा ही तो है ये, थोड़े में भी थोड़ा निकालोगे। हम्म, ये मैंने बताया ना कंस्ट्रक्टर चेनिंग सुपर सुपर वाले वीडियो में, देखा क्या, तो समझ में आया ना। हम्म, पक्का, कि बस हाँ बोलने के लिए हाँ बोल रहे हो। सुपर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ये जो मैंने आपको भेजा था वो देखा क्या, ये वाला, ये पढ़ा। हम्म, उसके बाद में ये एग्जाम्पल है, ये देखा। हम्म,
देखा क्या कंस्ट्रक्टर चेनिंग वाला? ये एग्जांपल जो है ये टेम्प है, ये क्लास है, उसके अंदर एक टेम्प कंस्ट्रक्टर है, यानी इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स है ना। एक विदाउट पैरामीटर वाला है, एक विद पैरामीटर वाला है, एक दो पैरामीटर वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी कर सकते हैं हम, बराबर। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या नहीं समझा? यानी पहले डिफॉल्ट वाला आया, बराबर, पहले ये आया है ना, ये वाला, है ना। तो इसमें कॉल किसको किया है? डिफॉल्ट को किया है, बराबर। तो डिफॉल्ट को किया है तो कौन सा आया सबसे पहले? डिफॉल्ट में गया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा आया है? ये है, बराबर है। ठीक है। बट सबसे पहले जो आउटपुट है वो क्या आया? दिस, यानी इसी सेम क्लास के ये वाले हाँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या है? 1575, हाँ ये वाला आया सबसे पहले, है ना। लास्ट वाला आया। अच्छा, इसने ये किया है ना, दिस वाला ब्लॉक, हाँ सही है। फिर ये वाला आया। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कि अभी जो सिया ने पूछा कि हम नीचे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो पहला जो आउटपुट आना चाहिए था वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, एक चैन होता है कंस्ट्रक्टर का। वीडियो देखा क्या? वीडियो मैंने भेजा वो देखा? मैंने आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भेजा था ना, कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो भेजा था ना, देखा नहीं क्या? सुपर कीवर्ड। ऐसे में टाइम वेस्ट होगा गाइस, आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसे में कुछ नहीं होगा। सिंगल एब्स्ट्रैक्शन, सुपर कीवर्ड, इंटरफेस स्टैटिक ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पैकेजेस, एनकैप्सुलेशन, ये तो सुपर एंड दिस, हाँ ये वाला। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर मैंने बता रखा है कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है। देखो ये डॉग है, ये डॉग, देखो ये दो कंस्ट्रक्टर है, एक एक किस में सुपर ये है सुपर वाला काम। क्योंकि आपको, अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझ में नहीं आया, ठीक है, तो दिक्कत है फिर कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखो जब भी हम एंड्रॉयड करते हैं, तो एंड्रॉयड में आपका जावा के जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमारे जावा के कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत जाएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है। एंड्रॉयड ये डिफिकल्ट है, बट अगर आपको जावा आता है तो नहीं फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, बताओ अभी क्या करें? पूरा कंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग फिर से पढ़ाऊँ क्या मैं? हाँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हम कोड कर लेते हैं। आपका काम होगा लेक्चर के बाद कि खुद से कंस्ट्रक्टर चैनल में वीडियो भेज दूंगा, वो जाके देखना। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ आपको समझ में ना आए, तो उसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ पे अभी ये आ रहा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं फिर से कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ूंगा और वो 1 घंटा चल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो आपको मैं अभी ये कोड कर लेते हैं। आपको ये जो है ये प्लीज जाके पढ़ना। ठीक है, मैं नहीं पूछने वाला आपसे कि ये क्यों करते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और आपके माइंड में रखना है। अब मैं पूछूंगा नहीं बिल्कुल कि ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसका क्या काम है, क्योंकि आपको गरज नहीं है ना वो सारा बार बार बोलने की। तो आप मत करो, मैं तो पूछूंगा ही नहीं। ठीक है, चलो इतना हो गया। हम्म। अब देखो इसमें देखो, तो जब भी हम डेटाबेस का क्लास बनाएंगे, सॉरी, डेटाबेस, जब भी हमें डेटाबेस की नीड होगी तो हम क्या करेंगे? हम्म, क्या करेंगे?
जब भी डेटाबेस की नीड होगी तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हाँ सृष्टि, क्या करेंगे सृष्टि साक्षी? जब भी डेटाबेस, क्या, सपोज मेरे को यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस की नीड है तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? क्या करूँगा? रीयूज क्या करोगे? यहाँ पे मेरे को डेटाबेस का काम करना है, बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? अभी मेरे यहाँ पे डेटाबेस कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? क्या करूँगा बोलो? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, डेटाबेस, डेटाबेस डीबी इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस। हाँ, समझ में आ रहा है चीज? तो जिस भी एक्टिविटी में मुझे डेटाबेस की नीड है तो मैं वहां पे क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट करूंगा, बराबर है। अब जब मैं यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे रेड लाइन आ गई। अब ये आपको पता है क्या होता है, बराबर? अब ये रेड लाइन आ गई, इसके अंदर क्यों आई रेड लाइन? क्योंकि अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊं, क्योंकि ये डेटाबेस का ये क्लास है, इसके अंदर ये सबसे पहले ये क्या है? इसको चार चीजें चाहिए, बराबर है? तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको यहाँ से चार चीजें देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो इसको अभी हमें इसका काम नहीं है, अभी हम जब डेटाबेस की नीड होगी तब करेंगे। बट मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि जब भी डेटाबेस का नीड होगा तो हम क्या करेंगे? उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर को ये चार चीजें देना पड़ेगा: कॉन्टेक्स्ट, नेम, एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट डेटाबेस कर्सर फैक्ट्री एंड वर्जन। समझ में आ रहा है? ये चार चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आप? ये आपने, आपका हुआ है एग्जीक्यूशन यहाँ तक? चलो ठीक है। अब हमने ये जो हमारा डेटाबेस का क्लास है इसको हमने एसक्यूएलेट ओपन हेल्पर से क्यों एक्सटेंड किया है? हम्म, पता है आपको, है ना क्यों किया है? तो है कि नहीं, पता है ना? ओके, पता है, फिर आगे बढ़ूं? नहीं नहीं पता कि पता है? नहीं पता? कल ही तो बताया मैंने। हाँ। कल ही तो बताया मैंने। ठीक है, अब देखो ये सारी चारों चीजों को एक एक मतलब समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट। क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता है क्या होता है ना? कॉन्टेक्स्ट पता है ना? अब इसके आगे ये नलेबल दिख रहा है, दिख रहा है @ नलेबल। यानी यहाँ पे आप नल नहीं पास कर सकते। समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट नल हो सकते हैं कभी। हम्म? तो ये नीचे वाला ओवरराइड हो रहा है, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड। ठीक है, ये नीचे वाली जो मेथड है ना, वो ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, ये ओवरराइड हो रही है। अब ये डेटाबेस के अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके सामने आपको दिखता है नलेबल, यहाँ पे दिखता है नलेबल, यहाँ पे दिखता है नलेबल, बराबर? हाँ। तो ये जो होता है ना, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोटेशन। जहाँ पे इसके ऊपर आपको ओवरराइड दिख रहा है, दिख रहा है ये ओवरराइड, ये भी क्या है? एनोटेशन है। तो ये एनोटेशन आपको क्या बताता है? कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये ओवरराइड हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये ओवरराइड निकाल दूं तो क्या ओवरराइड नहीं होगा? ओवरराइड होगा। समझ में आ रहा है? ये निकाल दिया मैंने, ये दोनों निकाल दिया, इसका मतलब क्या है? ओवरराइड नहीं हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। बट जब हम ऊपर आपको आपको दिखेगा, अच्छा ये ओवरराइड ओवरराइड हो रहा है, इसका आपको दिखेगा अच्छा ये ओवरराइड है, इसका मतलब है कि ये मेथड ओवरराइड हो रही है।
समझ में आया? उसी तरह से नॉलेबल, नॉलेबल का मतलब आपको समझ में आएगा, अच्छा कि यहाँ पे ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है, बट इसको आप निकाल सकते हो, इसका निकाल देते हैं, ठीक है। तो एनोटेशन का मतलब क्या होता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन बताना कि ये क्या है। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट पता है। दूसरा है स्ट्रिंग नेम। अब ये स्ट्रिंग नेम क्या है? हम्म किसका नाम है ये? तो हम जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट, सबसे पहला जो काम है डेटाबेस में क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, बराबर। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग नेम है, ये किसका नेम बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप हमें डेटाबेस का नेम दो, जिस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है। समझ में आ रहा है? इसका इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग नेम किसका नाम पूछ रहा है वो? डेटाबेस का नाम। उसके बाद में ये दिख रहा है आपको, एसक्यूएलआई डेटाबेस कर्सर फैक्ट्री एंड कर्सर फैक्ट्री, ये दिख रहा है आपको, तीसरा पैरामीटर कर्सर फैक्ट्री। तो कर्सर फैक्ट्री को समझने के लिए हम समझते हैं कर्सर क्या होता है, ठीक है। तो जब भी देखो, हमने सिलेक्ट क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, क्यों, कब कब यूज करते हैं पता है ना आपको? कब यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार, पता है? तो जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, जब भी हम डेटा फेच करते हैं, है ना, जब भी आप डेटाबेस से, डेटाबेस के टेबल से डेटा फेच करते हो, तो एक कर्सर होता है, क्या होता है? कर्सर। तो आपका जो कर्सर है, हर एक रो पे जाता है, क्या किस पे जाता है? हर एक रो पे जाता है। पहले जीरो रो पे जाएगा, वहां से डेटा फेच करेगा, फिर फर्स्ट रो पे जाएगा, वहां से डेटा फेच करेगा, फिर इस तरह से सारी रो पे जाता है और डेटा फेच करता है। तो आपका डेटा फेच करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कर्सर। अगर कर्सर नहीं होगा तो डेटा फेच नहीं होगा। एक मिनट है। ठीक है, अगर कर्सर नहीं होगा तो डेटा फेच नहीं होगा। तो कर्सर का नीड कहाँ होगा आपको? कहाँ होगा कर्सर का नीड, सागर का? जब डेटा फेच करोगे, कब कब होगा नीड? डेटा फेच करेंगे। तो इसकी हमें अभी जरूरत है नहीं। बोल सकता हूँ कि अभी कर्सर की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा थोड़ी फेच कर रहे हैं। तो ये जो कर्सर फैक्ट्री है, इसको मैं निकाल देता हूँ तीसरे पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे तीन पैरामीटर रह गए, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम और तीसरा वर्जन। समझ में आ रहा है? अब तीसरा वर्जन क्या है, देखो ये सारी चीजें, ये जो है ये हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से निकाल रहे हैं, बराबर है। बट नीचे से निकाला क्या, यहाँ से? नहीं, यहाँ से क्यों नहीं निकाला ये आपको पता है, ठीक है, हो जाएगा अभी। आप जब सुपर कीवर्ड देखोगे ना, तब समझ में आ जाएगा यहाँ से क्यों नहीं निकाला ये। अगर आप सुपर कीवर्ड ऑनेस्टली जाके देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हम ये ऊपर से निकाल रहे पैरामीटर से, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे यहाँ पे आपको नहीं निकालना है, क्योंकि वो समझ में आएगा, डोंट वरी। कॉन्टेक्स्ट है, नेम है, और तीसरा क्या है? वर्जन। क्या है? इंटीजर वर्जन। समझ में आ रहा है? तो देखो, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में उसका कोई वर्जन होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये वर्जन का मतलब क्या है, इसको इतना इतना डिफिकल्ट या बहुत ही बड़ी चीज नहीं है। वर्जन है ना, सपोज हमने कुछ बनाया है, कुछ चीज आपने बनाई है, तो उसका कोई वर्जन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने कुछ चीज बनाई तो आप बोलोगे ये मेरा फर्स्ट वर्जन है जो कि मैंने बनाया है, बराबर। आप हम एग्जांपल लेके बताता हूँ, हाँ, ऐसे टेक्निकल में समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी ने कोई फोन बनाया है, ओके, तो वो बोलता है कि मेरे फोन का वर्जन ये है। अब उसने स्टार्ट किया है ना, है ना, तो मैं बोलता हूँ उसका वर्जन 1 है, बोल दो 1 है। अब जब उसको अपग्रेड करेगा,
तो वर्जन अपडेट होगा ना, 1 से 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वर्जन अपग्रेड कब होगा, सॉरी वर्जन चेंज कब होगा? अपग्रेड होगा, और अपग्रेड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है इंटीजर आई एंड इंटीजर I1, ये दिख रहा है? समझ में आ रही है चीजें? कि यहाँ पे वर्जन का मतलब क्या है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसका कोई वर्जन होता है। और जब हम अपग्रेड करेंगे, अभी नहीं किया बट समझ समझ बता रहा हूँ, जब अपग्रेड करेंगे तो जब अपग्रेड करेंगे तो डेटाबेस का वर्जन भी अपग्रेड करना पड़ेगा ना। जैसे फोन है, फोन का अगर आपने फोन को अपग्रेड किया है तो उसका वर्जन अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा? आप बोलोगे मैंने फोन अपग्रेड किया है बट वर्जन वही है, ऐसा होता है क्या? आप एंड्रॉइड का अपडेट करते हो तो वर्जन वही रहता है क्या आपका? कुछ तो चेंज होता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से डेटाबेस जब आप बनाते हो तो उसको स्टार्टिंग में हम किसी वर्जन बोलते हैं कि मेरा पहला वर्जन है, दूसरा वर्जन है, कोई भी बोल सकते, कुछ भी दे सकते हो वर्जन। ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर देना है, कि आपको 1 ही देना है, 2 ही देना है, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप बनाते हो तो उसका एक कुछ वर्जन होता है। समझ में आ रहा है? ओके। जब क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब हम अपग्रेड करेंगे तो वर्जन भी अपग्रेड करना पड़ेगा, वर्जन चेंज करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको ये आई और I1 दिख रहा है। तो ये आई क्या है? ये आपका करंट वर्जन है, दिख रहा है? ये आई का आप चेंज मत करना, इसको मैं बोलता हूँ वर्जन। इसको चेंज मत करना, बट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये इसका यही मतलब है। समझ में आ रहा है? कि आई, ये पहले दूसरा वाला पैरामीटर क्या है जो यहाँ पे आपके, यहाँ पे आपके क्या है? I1 I2 है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? ओल्ड वर्जन, तो यहाँ पे आप, हाँ, तो जिसके पास में I1 I2 है तो उसको समझो ये ओल्ड वर्जन है ना? और यहाँ पे क्या है? न्यू वर्जन। समझ में आ रहा है? अब मेरे इसमें I1 I2 है। देखो नाम से फर्क नहीं पड़ता बट काम से फर्क पड़ता है। अब I1 I2 से आपको ये समझ में नहीं आता आप किस किस में I1 I2 आ रहा है, किस किस में आ रहा है I1 I2? है क्या किसी किस में I1 I2? नहीं है, नहीं है ना? तो मेरे इसमें I1 I2 आ रहा है। अब अगर आपके इसमें I1 I2 आता, आप बोलते हैं ये I1 I2 क्या है? बट मेरे को पता है कि इसका नाम तो I1 I2 है, बट इसका काम क्या है? ये ओल्ड वर्जन है या न्यू वर्जन है? समझ में आ रहा है? अब ये मेरे को कैसे पता है? हम्म। कैसे पता? अपग्रेड मैंने अपग्रेड किया क्या खुद को, कि अपने आप अपग्रेड हो गया? अपग्रेड किया ना? अपग्रेड किया है नहीं, पढ़ाई करा मैंने, तभी तो समझ में आया होगा ना, अपने आप थोड़ी आएगा समझ में। है ना? यानी मेरा जो ओल्ड वर्जन था, जब मेरे को एंड्रॉयड नहीं आता था, वो था ये। फिर मैंने अपग्रेड किया, पढ़ाई करा, तो फिर आ गया। बराबर। अभी आपको सुपर कीवर्ड नहीं समझ में आया तो अभी आप ओल्ड वर्जन में हो। जब आप सुपर कीवर्ड पढ़ के आ जाओगे तो फिर वर्जन चेंज हो जाएगा। बराबर है? ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा है वर्जन, देखो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटाबेस के कंस्ट्रक्टर में हम वही चीज रखेंगे जिसकी हमें जरूरत है। समझ में आ रहा है? जैसे ये जो डेटाबेस का नाम है ये हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से अभी जो ये है ना, यहाँ से भी दे सकते हैं नाम। कंस्ट्रक्टर से पास करने की जरूरत नहीं है डेटाबेस का नाम। वैसे वर्जन है, वर्जन भी जब हम ऑब्जेक्ट बनेंगे तो वहां से वर्जन पास करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो है वो हम डायरेक्टली यही से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाते समय वो पास करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाते समय बस एक ही इसकी जरूरत है, जो कि हमें वही मिलेगा, वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट तो हम यहाँ नहीं दे सकते ना। समझ में आ रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपने कौन से एक्टिविटी से इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट डेटाबेस। अब जब एक्टिविटी चेंज होगी तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं होगा, हर बार कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही ऐसी चीज है जो कि हमें एक्टिविटी के साथ से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ही ऐसी चीज है जो मैं यहाँ से पास करूंगा, क्या? दिस। समझ में आ रहा है? बाकी जो चीजें हैं, डेटाबेस का नाम क्या होगा, वर्जन क्या होगा, वो हम यहाँ से भी दे सकते हैं।
यही से इसी के अंदर हमें वो दूसरे एक्टिविटी से लाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये सारी चीजें निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओनली क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट। ओके, समझ में आ गया। Guys, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे तीनों इसमें रेड लाइन आ गई। क्यों रेड लाइन आ गई? क्योंकि यहाँ पे वो तीनों चीजें आ रही थी। नेम, कसर, फैक्ट्री, वर्जन यहाँ पे आ रहा था, हमने निकाल दिया। अब वो क्या लेगा? तो हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा डेटाबेस का जो नेम है वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम होता है वो क्या होता है, जो डेटाबेस का नाम देते हैं वो किस में होता है? किस में होता है डेटाबेस का नाम? स्ट्रिंग में होता है, इंटीजर में होता है, बाइट में होता है, शॉर्ट किस में होता है? स्ट्रिंग में होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका नाम क्या रहता है, डेटाबेस, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपको पब्लिक का मतलब समझ में आता है, पब्लिक क्या होता है, बराबर है ना। स्टैटिक का मतलब समझ में आता है, स्टैटिक का मतलब क्या है, फाइनल का मतलब पता है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, इसको मैंने फाइनल बनाया है, बराबर है। फाइनल का मतलब क्या होता है, ये भी पता है। आप क्या करो, थोड़ा टाइम निकाल के पूरी जावा की प्लेलिस्ट कर लो, जो ऊप्स की प्रिंसिपल है, ठीक है। फाइनल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो, इसका जो नाम है, इसका नाम मैंने किसमें दिया है, कैपिटल में, बराबर है। सारा चीज कैपिटल में। तो ये कैपिटल में क्यों लिखा? क्योंकि जो भी वेरिएबल फाइनल होते हैं उसका नाम किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? ये फाइनल वेरिएबल है। अगर आपको कहीं दिख गया सारा चीज कैपिटल में है तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फाइनल वेरिएबल है, ये कन्वेंशनल है। ये प्रोग्रामर एक दूसरे को कन्वे करने के लिए लिखते हैं कि इस तरीके से, ये तरीका है लिखने का कि फाइनल, अगर फाइनल वेरिएबल होगा तो वो कैपिटल लेटर में होता है। अगर वो क्लास होगा, अगर कोई पर्टिकुलर क्लास है, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है? क्लास का कन्वेंशन क्या है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं कि वो स्मॉल लेटर में आता है। जो लोकल वेरिएबल, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं, देखो कैपिटल तो हो गया फाइनल के लिए, जो क्लास है उसके लिए तो हो गया, पहला कैपिटल होगा, पहला लेटर बाकी स्मॉल होगा। बीच में आ सकता है, कैमल केस होता है ये, बीच में आ सकता है, बट पहला लेटर कैपिटल होता है, पूरा कैपिटल होता है, बीच में कैपिटल आता है, फिर बाकी स्मॉल हो जाता है। बट अगर सारा का सारा स्मॉल दिख रहा है, A to Z चीजें स्मॉल है, तो वो लोकल, वो वेरिएबल्स के लिए लगता है, मैंने लोकल वेरिएबल्स, अरे ओनली वेरिएबल्स, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसलिए हम इसको ऐसा दिख रहा है, स्ट्रिंग एक क्लास है, इसलिए इसका एस कैपिटल है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका नाम मैं देता हूँ, इसका नाम देता हूँ माय डेटाबेस। तो मैं इसका नाम देता हूँ माय डीबी। माय डीबी का मतलब, डीबी का मतलब क्या होता है, डेटाबेस, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो नेम दिया है वही नेम के पास में पास कर दूं। हो गया। अब कर्सर फैक्ट्री की जरूरत है क्या? कर्सर की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाँ,
निकाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या पास करते हैं, नल, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तीसरा है वर्जन। तो वर्जन किस में होता है, वर्जन का टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर है ना, इंटीजर, इसको क्या करते हैं, वर्जन। अब देखो इसका भी नाम में क्या कर रहा हूँ, कैपिटल से लिख रहा हूँ, बराबर है क्या, वर्जन इज इक्वल टू 1। और वर्जन में क्या पास कर देंगे, वर्जन, है ना। समझ में आ गया, साक्षी समझ लगा, पक्का, ठीक आहे. यात काही प्रॉब्लेम आहे का, हे जे इतकं आपण केलं आहे आणि मी हे तुम्हाला एक कन्स्ट्रक्टर समजून सांगितलंय, हे समजलंय का, हे फॅक्टरी नल का बरं दिलं, समजलंय का बरं दिलंय, यूज नहीं है, क्यों यूज नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम डेटा फेच नहीं कर रहे, तो फेच नहीं कर रहे इसलिए इसको नल क्यों दिया, नीड नहीं है, बट क्यों नहीं है, क्यों नहीं हुआ, आपको ये जो कॉन्टेक्स्ट पता है, ये कॉन्टेक्स्ट ये दिख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं रहे हो, समझ रहा है क्या, कि मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा आपको, मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ, ये आपको फील हुआ क्या कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा करके, तो फिर आप समझ में आए तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा ना। जब आप इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर नहीं दे रहे हो, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। समझ आ रहा है चीज, ये जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में इतना पूछता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बोलो बोलो, कि जो जिसके बाद में भी आपके मुंह से आवाज निकलता नहीं है, ओके, वो तो है ही, बट फिर भी जब आप देते भी हो आंसर, तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं उसको फॉलो कर रहे हो, आप एकदम सिंप्लीफाई आंसर ऐसे देते हो कि वो वहां पे यूज नहीं हो रहा। ये तरीका नहीं होता क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, आपको वो डीपली जाके उसको बताना पड़ता है सामने वाले को। ये ना आपको बार पहले भी पहले भी बताया है कि जब इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस ऐसा समझना है कि उसको कुछ नहीं आता है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि यहाँ पे कर्सर फैक्ट्री नल क्यों दिया, आप उसको जीरो से एक्सप्लेन कर रहे हो, जीरो यानी उसको डीप से बता रहे हो कि यहाँ पे नल क्यों दिया। ठीक है, इतना आसान नहीं है। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे, अभी तक बैठे हो गए इंटरव्यू में, नहीं बैठे है ना, जब बैठोगे तो वहां पे पहले आपकी हालत खराब होगी, है ना, है कि नहीं, होती है, नॉर्मल है, कोई इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन होगा आपका, आप कॉन्फिडेंट होगे, आपको पता है आंसर कैसे देना है, तो आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी तो कम हो जाएगा डर, नॉलेज होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो जब भी आप आंसर देते हो तो उसको सही तरीके से दो। यहाँ पे आपकी, यहाँ पे जो क्लास हो रहे हैं ये बस सिखाने के लिए नहीं, सीख सीख तो रहे ही हो आप, साथ साथ में आपको आंसर कैसे देना है, आपको मैं क्यों बोलने लगाता हूँ बार बार, ताकि आपको कॉन्फिडेंट बोलना आ जाए कि अच्छा आंसर देते दे सकते हैं हम। मैं आपको बार बार वो हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो आप हैबिट नहीं रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा उससे टाइम वेस्ट होगा खाली, कोई भी रिस्पॉन्ड करता नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो बहुत कम रिस्पॉन्ड आता है, ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार भी पूछूंगा नहीं, एक बार पूछा आंसर दिया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा नहीं बार बार। ठीक है, ये बाकी के बैचेस में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड होता है, आपकी बैच में समझ लेना कुछ। चलो। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको कल बताया था, है ना, समझ में आ गया, इसका काम क्या है, क्या करना,
डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, देखो जहां पे भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है एसक्यूएलाइट डेटाबेस, डेटाबेस दिख रहा है ये इसका नाम है, ये एक रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? लिखो मत, कोड मत लिखो अभी, पहले समझ लो। समझ गए तो लिख लोगे, या ऐसे मैंने एक लाइन लिखा फिर आप लिखोगे, उसमें सीखोगे नहीं आप बस कॉपी पेस्ट करोगे। समझ लो पहले। यहाँ पे जब एसक्यूएलाइट डेटाबेस ये मिल रहा है, ये क्या है? रेफरेंस है। क्या है ये? अच्छा, जब रेफरेंस मिलता है उसका मतलब क्या मिल रहा है हमें? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। रेफरेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट से उस क्लास की सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, राइट, कि रेफरेंस है मेरे पास। है कि नहीं रेफरेंस? आपके पास में रेफरेंस है, इसका मतलब आपके पास में ऑब्जेक्ट है, यानी आपके पास में परमिशन है क्या करने की? जो क्लास है उसकी सारी चीजें एक्सेस करने की परमिशन आपके पास में है। जो आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, मिल रहा है यहाँ पे रेफरेंस, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। क्या एक्सेस कर सकते हो? क्लास को। कौन से क्लास को? यहाँ पे इसका कौन से क्लास का रेफरेंस मिल रहा है? ऑब्जेक्ट के क्लास का रेफरेंस मिल रहा है। वाह, तालिया। बढ़िया। हम्म। किस क्लास का रेफरेंस मिल रहा है? हम्म। डेटाबेस की क्लास का। कौन से डेटाबेस के क्लास का, कौन से डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे? एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट डेटाबेस, इसका रेफरेंस मिल रहा है। इसका रेफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब मैं ये जो एसक्यूलाइट ये है क्लास, इसकी सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ क्या? हाँ, बोलो। हाँ कि नहीं? कर सकता हूँ। इसका एक आपको लाइव डेमो देता हूँ। आपको डेमो बगैर काम नहीं होता है ना, डेमो। अब देखो ये जो है ना, ये क्लास ऐसा है कि इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, यानी ये पहले से क्लास दिया गया है हमें, एसक्यूएल डेटाबेस वाला काम। इसको मैं इसमें कुछ नई चीज लिख नहीं सकता, इसको रिमूव भी नहीं कर सकता। कि क्या बोल रहा है? फाइल इज रीड ओनली, यानी ये ओनली रीड करने के लिए है आपको, इसमें आप कोई मिसमैच नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? जो क्लासेस दी है इसमें आप कुछ मिसमैच, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर मैं मुझे समझिए एक मेरे पास मेथड है जिसका नाम है, ओपन, ऑन ओपन, बराबर है। अगर मैं इस ऑन ओपन मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, इसका मतलब कि वो रेफरेंस काम कर रहा है। ये रेफरेंस काम कर रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूं इसके नीचे, क्या? एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये क्या है? रेफरेंस है, बराबर, ये रेफरेंस है ना। डॉट लिखूं, ऑन, ऑन सॉरी, ऑन क्या था उस मेथड का? ऑन ओपन है ना। ऑन ओपन। ठीक है, इसके अंदर हाँ दिख रहा है, इज ओपन, ऑन ओपन, बहुत सारे मेथड दिख रहा है। इज ओपन, देखो इसके अंदर जितने भी मेथड्स है देखो, ऑन क्रिएट, ऑन ओपन, ऑन डाउनग्रेड, ऑन अपग्रेड, ऑन कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज, गेट रीडेबल डेटाबेस, गेट राइटेबल डेटाबेस, दिख रहा है। सारे फंक्शंस ही है ना, ये फंक्शन है सारे। ये गेट राइटेबल डेटाबेस को एक्सेस करो, मेथड को कॉल करो, गेट राइटेबल डेटाबेस, दिख रहा है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, मैं जितने भी चीजें होगी वो सारी मैं इस क्लास की यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ठीक है, और उसको यूज क्यों करेंगे? बिकॉज डेटाबेस को चलाने के लिए मेरे को जो भी चीजें चाहिए वो किसके अंदर है? एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास के अंदर है, बराबर है। और उसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया रेफरेंस? तो जहाँ पे आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है, यानी आपको जहाँ पे
डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है, तो आपको ऑन क्रिएट के अंदर डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है, ऑन अपग्रेड के अंदर डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है रेफरेंस। तो वहां पे आपको, आप डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। बोलूँ ऐसा कि आप जहाँ पे आपको रेफरेंस मिल रहा है वहाँ आप डायरेक्टली आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, कर सकते हो, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, यानी उसकी उस क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब अब कुछ और फंक्शंस हो गए, कुछ और मेथड हो गए, जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट के लिए दिया गया, ऑन अपग्रेड के लिए दिया गया। बट आपको, आप क्रिएट तो कर लोगे, अपग्रेड कर लोगे बट आपको बाकी भी चीजें करना होता है ना डेटाबेस के अंदर, जैसे आपको इंसर्ट करना होता है ना, इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने वाला भी कोड हम इसके अंदर लिखेंगे ना, डेटाबेस के अंदर जब इंसर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हो ना डेटा, टेबल के अंदर, तो उस जितना भी डेटाबेस का कोड है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटाबेस डेटाबेस को क्रिएट करने वाला आपको मेथड मिल जाता है, अपग्रेड करने वाला मिल जाता है। बट डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जब आपको डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ मेथड मिलते हैं क्या? पहले से नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मेथड नहीं मिलती, किसके लिए? इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद में डिलीट करने के लिए, उसके बाद में फेच करने के लिए। ये तीन चीजें करने के लिए आपको कोई पहले से मेथड मिलती है क्या? नहीं मिलती। ओनली किसके लिए मिलती है? क्रिएट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? तो जहाँ पे क्रिएट और अपडेट है उसके अंदर मुझे डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है, मिल रहा है, तो वहां पे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ चीजें। बट जो तीन मेथड है, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फेच करने के लिए, वहां पे तो मुझे कोई मेथड ही नहीं मिल, वहां पे तो पहले से कोई मेथड ऑलरेडी मिल ही नहीं रहा ना, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। यानी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्रिएट मत करो, इंसर्ट, ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा ना इंसर्ट के लिए। अब इसके अंदर मेरे को डेटाबेस का रेफरेंस तो मिल नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे डेटाबेस का रेफरेंस मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ पे मिल रहा था तो आप एक्सेस कर लोगे डेटाबेस को, इम्प्लीमेंट डायरेक्टली डेटाबेस में आपको क्रिएट करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, बट यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है रेफरेंस, तो फिर क्या करोगे? तो मैं आपको बताऊंगा, जब आपको रेफरेंस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है? रेफरेंस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे रेफरेंस नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है? रेफरेंस लेना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो। जहाँ पे रेफरेंस नहीं मिल रहा है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा, बराबर है? क्योंकि बिना रेफरेंस लिए आप काम नहीं कर सकते, बिना रेफरेंस लिए। क्योंकि रेफरेंस यानी क्या? कि उस रेफरेंस से आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर मेरे पास रेफरेंस ही नहीं है तो इसके अंदर की जो चीजें हैं मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं डेटाबेस में कैसी चीजें इंप्लीमेंट करूँ? समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस के बिना काम नहीं होगा। तो जहां पे रेफरेंस नहीं मिलता वहां पे क्या करना पड़ता है? रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब ये कैसे लेते हैं, ये कहानी आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? बट ये कैसे लेते हैं रेफरेंस वो आगे देखेंगे, पहले जहां पे मिल रहा है वो तो कर लेते, है ना? समझ में आ रहा है? कि जहां पे आपको रेफरेंस मिल रहा है वो तो काम कर ले पहले। ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड मिलता है जिसका जिसका नाम है एग्जीक्यूट एसक्यूएल। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मेथड। गेट रीडेबल ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड ओ इज ओपन, कहाँ पे गया? एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ओके, सेट लुकिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मुझे रेफरेंस मिल रहा है, तो रेफरेंस से आई कैन डायरेक्टली, देखो यहाँ पे लिखता है एसक्यूलाइट डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूलाइट डेटाबेस डॉट, यहाँ पे मुझे एक मेथड मिलता है जिसका नाम है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, दिखता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ठीक है।
अब ये एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्या है? तो हम जब भी हमने एसक्यूएल देखा है तो उसके उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेरी को फायर करते हैं, बराबर है ना? क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी को फायर करते हैं, बराबर है ना? करते कि नहीं? उसी तरह से अब एसक्यूएल डेटाबेस में जो भी आपको क्वेरी फायर करनी है, अगर आपको क्वेरी लिखनी है, तो आप क्वेरी किसके अंदर लिखोगे? एग्जीक्यूट एसक्यूएल वाले फंक्शन के अंदर लिखोगे, ठीक है? जो भी क्वेरी इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग एसक्यूएल, दिख रहा है ये स्ट्रिंग एसक्यूएल। स्ट्रिंग एसक्यूएल है ना, आपको यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी देना है। आगे बात समझ में? तो जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? तो जहाँ जब भी आपको क्वेरी फायर करनी है तो आप एग्जीक्यूट एसक्यूएल कॉल करोगे, फंक्शन है, ठीक है? आपको डीबी लिखना है ना वहाँ पे, पागल। इसका मतलब आप देख के लिखते हो बस मेरा। थोड़ा तो आपको यूज आपका यूज करना पड़ेगा ना, है ना? ब्रेन। तो यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस मेरे को रेफरेंस का नाम क्या दिया है? एसक्यूएल डेटाबेस, इसलिए मैंने एसक्यूएल डेटाबेस लिखा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास डीबी होता, है ना, यहाँ पे क्या लिखा होता है, रेफरेंस का नाम डीबी, तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस यूज करता, क्या यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता फिर? डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। समझ में आ रही है बात? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल मेरा देख के मत किया करो, इससे आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, इससे आपका नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे बोलता हूँ एग्जीक्यूट एसक्यूएल डेटा डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, दिख रहा है? तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर मुझे इसके अंदर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट वाला काम कर रहे हैं, बराबर है? ठीक है? तो अब क्या करते हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट एसक्यूएल वाला आ गया, अब क्या करते हैं देखो। अब हम यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर में डेटाबेस का नाम दे दिया, बराबर है? डेटाबेस का नाम दे दिया ना, कि जिस भी नाम से आपको डेटाबेस बनाना है उसका नाम आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जब यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम दे दिया, तो अब आपको फिर से डेटाबेस नहीं बनाना है, आपने जो डेटाबेस जिस नाम से बनाना था उसका नाम आपने यहाँ पे दे दिया, उस नाम से डेटाबेस बन गया, ऐसे समझ लो। कंस्ट्रक्टर में आपने उसका नाम दे दिया। अब जो एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास है जिसके पास में ये आ रहा है, देखो इंटरेस्टिंग है ये बहुत, जिसके पास में आ रहा है कर्सर फैक्ट्री, ये यहाँ पे जब ये नाम आया तो इसने नाम किसको दे दिया, इसने इस ऊपर वाले को दिया होगा, देखो। तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है, नेम, यहाँ पे जो आपने पास किया, देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने नेम पास किया ना, डेटाबेस नेम, ये ऐसा समझो कि यहाँ पे आपने उसको नाम दे दिया, आप उसको बता दे रहे हो कि अच्छा इस नाम से मुझे डेटाबेस बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप ऑन क्रिएट के अंदर आते हो, तो आपको ऑन क्रिएट के अंदर क्या करना है, आपको ऑन क्रिएट के अंदर टेबल क्रिएट करना है, ये दिमाग में आया? ठीक है? ऑन क्रिएट के अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है क्या? नहीं, क्योंकि डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे दे दिया, आपको बस क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल की क्वेरी यहाँ पे फायर करना पड़ेगा, बराबर है? ठीक है? तो यहाँ पे डबल कोड के अंदर क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या देते हैं, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है गाइस? चलो अब क्वेरी आप बिना इसके लिखो, रोल नंबर और नेम, दो दो चीजें लिखो इसके अंदर। रोल नंबर और नेम।
आता है ना आपको? बराबर है। क्रिएट टेबल टेबल नेम, बराबर। उसके बाद में पैरेंथेसिस, बराबर। क्रिएट टेबल टेबल नेम पैरेंथेसिस, फर्स्ट कॉलम नेम क्या है? ठीक है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, फर्स्ट कॉलम नेम क्या होगा? इंटीजर। फर्स्ट कॉलम नेम रोल नंबर, है ना? फिर डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, बराबर है ना? है ना? अब देखो इसके अंदर साइज आपको नहीं देना पड़ता, ये बात ध्यान में आई। आपको इसके अंदर साइज नहीं देना है। क्रिएट टेबल टेबल नेम, फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट डेटा टाइप, कॉमा, है ना, सेकंड कॉलम नेम, नेम। अब देखो यहाँ पे जब हमने यूज किया था MySQL, तो इसके अंदर हमने varchar दिया था, बराबर है, वी हैव गिवन द varchar फॉर द स्ट्रिंग, है ना? पर यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग देते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? तो इसका टाइप क्या होगा? टेक्स्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट डेटा टाइप, कॉमा, सेकंड कॉलम नेम, सेकंड डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया? कोई नो रॉकेट साइंस, वेरी इजी टू एग्जीक्यूट, बराबर है। अब इसको मैंने डबल कोड के अंदर लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यही चीज, ये जो चीज हम कर रहे हैं, इसको हम बार बार करके देखेंगे, दो दो तीन बार करके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस थोड़ा आपको दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? हम्म, क्रिएट कर दिया। तो जब डेटाबेस अपग्रेड होगा, तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है? देखो, तो जब अपग्रेड होता है ना, तो अपग्रेड का मतलब क्या है कि हम जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमें समझ जाना है कि हमें करना क्या है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमें अपग्रेड करना है तो हमें करना क्या है? तो जब हम अपग्रेड करेंगे ना, तो पुराना जो डेटाबेस है, सॉरी, पुराना जो टेबल है उसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली इसमें इसमें देखो, थोड़ा समझो समझो, थोड़ा पेशेंसली मेरे मेरे बातों पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब अपग्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं? पुराना जो टेबल है, यानी वैसे एसक्यूएल में अलग से करते हैं हम, डायरेक्टली उसमें अल्टर करते हैं, अल्टर अल्टर टेबल टेबल में करते हैं। इसमें कैसे होता है कि जब भी हम अपग्रेड करेंगे तो जो पुराना टेबल है उसको डिलीट कर देंगे और फिर नया टेबल बनाएंगे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है गाइस? अपग्रेड में क्या करते हैं? पुराना टेबल डिलीट करते हैं। पुराना टेबल सबसे पहले डिलीट करते हैं। पहला स्टेप क्या है अपग्रेड में? पुराना टेबल डिलीट करते हैं, फिर नया टेबल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता है कि टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, तो मैं बोलता हूँ इसके पास में मुझे क्या मिल रहा है? रेफरेंस मिल रहा है, तो SQLite डेटाबेस, है ना? सॉरी, तो यहाँ पे भी रेफरेंस मिल रहा है, तो सॉरी, SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट SQL। और इसके अंदर मुझे टेबल ड्रॉप करना है, तो टेबल डिलीट करना है, मुझे पता है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम कौन सा है? टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो। समझ में आ गया गाइस? टेबल ड्रॉप कैसे होता है, टेबल को डिलीट कैसे करते हैं? ड्रॉप टेबल टेबल। समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद में मुझे पहला स्टेप मुझे बताओ, जब हम अपग्रेड करेंगे तो पहला स्टेप क्या करना है? डिलीट क्या? ड्रॉप
एग्जिस्टिंग टेबल, बराबर है, क्या करना है? ड्रॉप एग्जिस्टिंग टेबल। दूसरा 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 स्टेप क्या करना है? क्रिएट ए न्यू टेबल। क्या करना है? ठीक है, क्रिएट अ न्यू टेबल। ठीक है, देखो, जो न्यू टेबल है वो भी कौन से नाम से क्रिएट होगा? सेम ही नाम से क्रिएट होगा। कौन से? ऑन स्टूडेंट इन्फो। समझ में आ रहा है? तो न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो न्यू टेबल न्यू क्रिएट करने वाला किसका काम है? क्रिएट करना है, क्रिएट करना है ना गाइस। न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट कौन करता है? ऑन क्रिएट करता है ना। ऑन क्रिएट करता है। तो अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से ऑन क्रिएट को कॉल लगाऊं। और ऑन क्रिएट को क्या चाहिए? रेफरेंस। तो यहाँ पे जो मुझे रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे पास कर दूं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है गाइस? बोलो। क्योंकि जो क्रिएट करना है वो काम ऑन क्रिएट कर गया, तो मैंने ऑन क्रिएट को कॉल लगा दिया। और ऑन क्रिएट को क्या चाहिए? डेटाबेस का रेफरेंस, तो मैं दे दिया यहाँ पे डेटाबेस का रेफरेंस। समझ में आ रहा है? जो कि यहाँ पे मिला था मुझे। अब ये रेफरेंस यहाँ पे जाएगा, बराबर है। और फिर ये रेफरेंस में फिर से एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? पक्का? हम्म, तो ये होता है हमारा ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें बहुत सारी चीजें और है, मैं इसको और रिपीट करूंगा। आप पेशेंस रखना, धैर्य रखना। डेटाबेस को समझने में डेटाबेस में दिक्कतें आएगी। आपका डेटाबेस क्लोज दिखाएगा, डेटा दिखाएगा, इंसर्ट दिखाएगा नहीं, अलग अलग चीजें होगी, तो आपको पेशेंस रखना है। और आपको मैं जैसा बोलता हूँ वैसे वैसे सुनते रहना है, ठीक है?